Okay, so hello everyone, greetings. My name is Himanshu Parihar and I'm coming for paper analysis of CA Foundation test number 1. So हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया है स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू चैप्टर नंबर 1, 4, 5 एंड 7. दैट इज कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, प्रेसी राइटिंग, नोट्स और एक और है आपका समरी नोट्स के साथ साथ आरसीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उन चारों के क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे. 5 मार्क्स के ऑल द 4 चैप्टर्स वी हैव टेकन. तो 20 मार्क्स का ये टेस्ट था और 20 मार्क के टेस्ट में आप लोगों ने कितना अचीव किया है इस पेपर एनालिसिस से देखो दो चीजें हो जाएगी. एक, आपको आंसर्स तो मिलेंगे जो मिलेंगे कि क्या करेक्ट आंसर्स है, बट हाउ आर वी गेटिंग दोस करेक्ट आंसर्स, मतलब व्हाट आर द आंसर्स मोर इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड वी गेट द राइट आंसर. इसमें एमसीक्यूज तो है ही नहीं, प्योरली सब्जेक्टिव पेपर होता है. रीडिंग मटेरियल के नाम पर ही ये फर्स्ट चैप्टर पूरा फर्स्ट टेस्ट बना हुआ था. रीडिंग कैसे प्रॉपरली करनी है और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें एमसीक्यूज कैसे टिक करने हैं और फाइनली कम्युनिकेशन चैप्टर को कैसे फेस करना है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो इट्स एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप. रिमेंबर वन थिंग कि आप लोग इससे पेपर खुद का एनालाइज भी कर सकते हो. इवन इफ यू वांट टू गिव द पेपर बाय योरसेल्फ, मैं नीचे नोटिफिकेशन में उसका पेपर अपलोड कर दूंगा. तो गिव द पेपर, check this lecture for the analysis part so that you can easily score yourself. ये एक क्वेश्चन अगर आप लोग ना पढ़ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ. क्वेश्चन ये था, mention the networks best suited या used in communication with brief details and diagram. Which one of the following the best and centralized small network? तो एक तो आपको mention the network used in communication पूछा गया है, राइट, विद ब्रीफ डिटेल्स. और दूसरा उनके डायग्राम के साथ इन लोगों ने एक चीज और पूछ ली है, विच वन इज द बेस्ट वन. तो बेसिकली 5 नेटवर्क्स है आपके पास, तो 5 डायग्राम्स और उनका एक एक लाइन का एनालिसिस तो बनता है. लेकिन अगर एक एक लाइन का एनालिसिस के साथ साथ तुम उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देना चाहते हो कि बेस्ट कौन सा है, तो इसमें सिर्फ एक सजेशन देना है. इफ यू कैन सी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, विच वन इज द बेस्ट वन, इसमें सिर्फ नेम देना है आपको. तो यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन की जगह 4 मार्क्स बन जाएगा. तो ये टोटल 4 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो वो कौन कौन से नेटवर्क है उन सबको देख लेते हैं एक बार. If I want to check कि फर्स्ट वाला नेटवर्क कौन सा है, तो द फर्स्ट नेटवर्क इज, ऊपर आप लिखेंगे नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एस फॉलोज. पूरा लिखना, कम्युनिकेशन आर एस फॉलोज. और उसमें आप नेम्स देना शुरू कर सकते हो अलॉन्ग विद डायग्राम. द फर्स्ट वन इज द वर्टिकल नेटवर्क. ठीक है, अब वर्टिकल नेटवर्क आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ. Let me take the prestige and privilege of being a teacher. As a student, you need to write the full number because आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए. वर्टिकल नंबर या वर्टिकल नेटवर्क के लिए ऑब्वियसली आप ए और बी का एक डायग्राम बनाइए विच शुड बी टेकिंग केयर ऑफ कि इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली जा रहे हैं सबऑर्डिनेट के पास. बी को हम सबऑर्डिनेट कह सकते हैं. ठीक है, और ये हो गया आपका सुपीरियर या सुपरवाइजर. तो बुक में भी जिस तरह से दे रखा था हम वैसे ही दे रहे हैं ताकि बुक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो. सुपरवाइजर और बी पर्सन हो गया आपका सबऑर्डिनेट. इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं डायग्राम को. सबऑर्डिनेट मतलब ऑब्वियसली द लोअर लेवल ऑफ द कंपनी एंड द हायर लेवल ऑफ द कंपनी विल बी टॉकिंग टू ईच अदर इन अ वर्टिकल नेटवर्क मैनर. तो वर्टिकल नेटवर्क इज अ 2 पार्टी सिस्टम. yes, there can be multiple people in the bottom and the multiple people in the upper level of it. पर ये बात कंफर्म है कि इसमें सिर्फ ऑर्डर फीडबैक का काम चल रहा है. ये काम कर लो, ओके सर डन, काम कर लो, ओके सर डन, समथिंग लाइक दैट. ओके, इफ दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क, आई विल मेक श्योर कि आपको सारे नेटवर्क्स का थोड़ा सा रिवीजन मिल जाए. ओके, व्हिच वन शुड बी द सेकंड वन. सेकंड वन याद रखो, अगर फर्स्ट नेटवर्क ये है तो सेकंड नेटवर्क क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क. इस हॉरिजॉन्टल को हम लोग बुक के यहाँ पर सर्किट नेटवर्क भी कहते हैं. तो यू शुड राइट सर्किट नेटवर्क बाय द वे. लेकिन ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हॉरिजॉन्टल के नाम से भी फेमस है. आप तो सर्किट नेटवर्क ही लिखना, नो इश्यूज. सर्किट नेटवर्क में आप लोग ऑब्वियसली ए और बी को सेम लेवल पे रखिए बिकॉज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इन द सेम लेवल, नॉट डिफरेंट लेवल्स. और ये बन गया आपका सर्किट नेटवर्क, राइट. सो दे कैन बी एसोसिएट ऑफ द सेम लेवल्स, दे कैन बी ऑफिसर्स ऑफ द सेम लेवल, समथिंग लाइक दैट. सीधे आप थर्ड लेवल पे आ जाएंगे. सर्किट नेटवर्क में ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा एक एक लाइन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल वर्टिकल नेटवर्क में यू कैन राइट दिस इज अ नेटवर्क बिटवीन different levels of the same organization and this is a network between same levels of the same organization, है ना.
अब हम बात करते हैं सर्किट नेटवर्क के अलावा एक और व्हील एंड स्पोक नेटवर्क की। उससे पहले चेन नेटवर्क की बात कर लेते हैं, इजी रहेगा। चेन नेटवर्क, अब चेन नेटवर्क में ऑब्वियसली यू नो कि यहाँ पे एक हायरार्की सिस्टम चलेगा। तो इफ देयर इज अ ओनर ऑफ द कंपनी, लेट्स से ए, कैन बी डायरेक्टिंग द ऑपरेशंस एंड द succeeding instructions to B and C, and B and C will be having their particular teams. This might go across like this as well, no issues. उनकी फिर पर्टिकुलर टीम्स और हो सकती है। तो ये आपकी बुक में डायग्राम जो है वो एकदम चेन में दे रखा है, हम उसको और ट्री डायग्राम की तरह बना रहे हैं, ठीक है। दिस कैन बी लाइक दिस एज वेल। ओके, सो बी एंड सी में मान लो हम लोगों ने ई, डी और एफ यहाँ ले लिए, राइट। इट इज जस्ट अ रैंडम नंबर ऑफ गेम्स, नथिंग एल्स। और यहाँ पर हम लोगों ने ए बी सी डी ई एफ के अलावा जी और एच ले लिए। नाउ टेल मी, दिस कैन बी चेन नेटवर्क, ट्री डायग्राम। एंड यहाँ पे लिखोगे आप वन लाइन में इसके डायग्राम के जस्ट नीचे कि चेन नेटवर्क फॉलोज चेन ऑफ कमांड फॉलिंग फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज टुवर्ड्स द मल्टीपल लोअर अथॉरिटीज इन अ चेन और इन अ सीक्वेंस्ड फॉर्म, ये लिख सकते हो। फाइन। इसके बाद में देखो जरा, एक और नेटवर्क है, दैट इज नंबर 4। और याद रखना, आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ डू यू थिंक इज द बेस्ट वन फॉर सेंट्रलाइज नेटवर्क। तो उसको हम लास्ट में लिखें या फिर इसमें मर्ज कर दें। अब मर्ज कर देंगे तो दिखेगा नहीं, तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे। हाल फिलहाल इसका सिर्फ डायग्राम और इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो। नंबर 4 कैन बी व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, है ना, पूरा पूरा लिख देना, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। अब व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में ऑब्वियसली हमारे पास, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में हमारे पास कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर एक बीच में हमारा ऑफिसर बैठा है, ए ऑफिसर, और उसके पास मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग हिम फॉर एनी ट्रबल दैट ही दे हैव। तो फीडबैक भी उनके पास वापस जा रहा है और ऑर्डर भी उनके पास ए से ही आ रहा है। मतलब इट इज अ सिंगल हैंडेड आर्मी, है ना। सब लोग अपना अपना जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट ऑफिसर की बात करके ही कर रहे हैं। नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ मल्टी पार्टी नेटवर्क। अब वर्टिकल नेटवर्क और सर्किट नेटवर्क में आपने टू पार्टी नेटवर्क देखा कि टू लेवल्स, मतलब टू पार्टीज होगी, या तो सेम लेवल पे होगी या मल्टीपल लेवल्स पे। फिर आपने देखा चेन नेटवर्क, इसमें मल्टी पार्टी नेटवर्क था लेकिन एक हायरार्की फॉर्म में था। ये कोई हायरार्की फॉर्म नहीं है, दिस इज सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। So you can say it is a federal, मतलब centralized form of communication distributing from the center to the side parts. So you can say, बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि wheel and spoke network is a centralized federal system of communication where the immediate feedback and immediate order or immediate instruction is easily possible. This is the best network for centralized and small teams. जो आपका वो क्वेश्चन का आंसर था वो इसमें आ जाएगा, इसमें पूरा डाल देना। दिस इज द बेस्ट नेटवर्क फॉर सेंट्रलाइज्ड एंड स्मॉल टीम्स। ये लाइन जरूर डालना और इसको अंडरलाइन करना इस लाइन को, ताकि हमारा क्वेश्चन का जो 1 मार्क्स का एक्स्ट्रा पार्ट मैंने दिया है वो भी इसमें आंसर हो सके। फाइन, सो दिस कैन बी अ स्टार मार्क क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वो दोनों आंसर बोल रहे हैं, राइट। थोड़ा सा स्टार लगा देना, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि ये वही आंसर है जो आपने क्वेश्चन में भी पूछा था। फाइन, एक और देख लेते हैं नंबर 4 का, नंबर 5, दैट इज चेन नेटवर्क। ये सब 5 मार्क्स की मेहनत है आपकी। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे 2 मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, ये 2 मार्क्स का आता है। तो सिर्फ लिस्टिंग ऑफ द नेटवर्क्स विथ देयर 1 लाइन कैन आल्सो बी सफिशिएंट। अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको शायद डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपके पेपर को भी मैं बहुत जल्दी सॉल्व करवाने वाला हूँ। सीए फाउंडेशन का 2021-22 के पेपर्स अपन सॉल्व करेंगे। उसमें कम्युनिकेशन चैप्टर से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस टाइप आए हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आए, क्योंकि उसमें डायलॉग्स लिखा हुआ था, कोई ऐसा कमेंट दे रखा था, उस पर डिस्कस करना था। वो डिस्कस आपको कम्युनिकेशन के लेवल से ही करना था, वो कम्युनिकेशन पे ही कुछ डायलॉग्स थे। तो हम डिस्कस करेंगे उसको एज सुन एज वी कंप्लीट दिस थिंग। चेन नेटवर्क कैसा होता है? चेन नेटवर्क नहीं लिखना था यहाँ पे, लिखना था स्टार नेटवर्क, माय मिस्टेक। It is a star network, the last one. और star network is the best network as per flourishing creativity ideas into the organization when at least it is a big level organization. जब organization थोड़ी सी बड़ी होगी तो obviously star network कुछ इस तरह चलेगा कि अगर A person B से बात कर रहा है, B person C से बात कर रहा है, C person D से बात कर रहा है और D person E से बात कर रहा है, तो उनके बीच में कोई सेंट्रलाइज ऑफिसर का ऐसा कोई बैरियर नहीं है। Anyone can talk to anyone. This is something what we call स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में कोई बाउंडेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसी वजह से ये बेस्ट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, बिकॉज इट इज फ्री एंड ओपन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है,
तो मान लो अगर हम लोग इसमें कुछ ऐसा लिखना चाहें जो कि वन लाइन में इसको समझा सके, तो यू कैन राइट डाउन स्टार नेटवर्क इज द मोस्ट democratic and open network of communication which is best suitable for big level organizations where no one person can solve all the problems. It is an interdependent mutual connection network. It is an interdependent mutually connected network. ये लिख सकते हो, समझे? तो स्टार नेटवर्क इज डन. दिस इज ऑल्सो मल्टी पार्टी नेटवर्क, ये भी लिख सकते थे. और यहाँ पर हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म होता है. तो अगर इतना भी आप लिखते हो तो आराम से आपको 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे. मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ. हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा था. क्वेश्चन नंबर 1 वाज ऑल अबाउट मेंशन द नेटवर्क्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन विद ब्रीफ डिटेल्स एंड डायग्राम. तो वो हम लोगों ने कर दिया है ब्रीफ डिटेल्स एंड डायग्राम के साथ. ब्रीफ डिटेल्स आपको खुद को लिखनी है, ओरली बताई थी मैंने. एंड विच वन इज द बेस्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड एंड स्मॉल टीम. सो ऑब्वियसली द बेस्ट वन हम लोगों ने नंबर 4 पे जो लिखा था उसमें स्टार लगा के लिखा है कि द बेस्ट वन फॉर सेंट्रल एंड स्मॉल टीम इज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, बिकॉज सब कुछ एक जने के कंट्रोल में होता है. फाइन. तो उसमें नेटवर्क्स में हमने वर्टिकल नेटवर्क लिखा लिया, उसका डायग्राम बनाया, हॉरिजॉन्टल सर्किट नेटवर्क बनाया, चेन नेटवर्क बनाया, एंड ऑल्सो वी ड्रू व्हील एंड स्पोक नेटवर्क विद स्टार, राइटिंग कि दिस इज द बेस्ट फॉर सेंट्रल एंड स्मॉल टीम, एंड देन स्टार नेटवर्क. ये हो गए. अगर ये सब हो गए हैं तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था. क्वेश्चन नंबर 2 वाज, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. देखो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन था. तो इफ यू हैव गॉन थ्रू द पैसेज, अगर आपने एग्जाम्स के टाइम जब ये पेपर दिया था तब आपने पैसेज पढ़ा हो, तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कुछ वायरसेस हैं जिनके टाइप्स बताए इन्होंने. तो हम लोगों को उसके आंसर्स डिस्कस करने हैं. कभी भी ऐसे बड़े लेवल के पैसेजेस आ जाते हैं बहुत बड़े, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि सॉर्टेड रीडिंग क्या करनी है, मतलब किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है. पर अगर हमारे पास ये पैसेज मीडियम लेंथ का था, मीडियम लेंथ मतलब अगर मैं आपको पैसेज दिखाऊं तो ये कोई इतना बड़ा भी नहीं था. देखो अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आई थिंक यू ऑल कैन इजीली चेक इट इज ऑफ दिस लेवल. बस इतना ही था. फिर भी अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ना चाहें तो इट्स योर चॉइस कि आपको मेजरली क्या फोकस करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर प्रोग्राम्स इज डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. ओके, तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कौन सा स्प्रेड करता है ये पूछा है. तो इसमें बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, वहीं से पकड़ में आ जाएगा. व्हाट इज बैकडोर, एक ये पूछा है इन्होंने, राइट. बैकडोर के अलावा एक पूछा है इन्होंने डिक्रिप्शन की क्या करती है. ये सब ऑप्शंस में कहीं मिल जाएंगे अपने को पढ़ते पढ़ते. डिक्रिप्शन की, बैकडोर और कंप्यूटर टू कंप्यूटर कौन फैलता है. और फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक तो मैसेज आया है कंप्यूटर पे कि और कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, तो ये कौन सा वाला वायरस है. नीचे बहुत सारे वायरस दे रखे हैं, या कौन सा वाला वो मालवेयर है. मालवेयर समझते हो आप, सॉफ्टवेयर का बैड वर्जन इज मालवेयर. माल वर्ड कभी भी आ जाता है, समझो वोकैबुलरी में एक ट्रिक है कि मैल का मतलब बैड. द सेम वे अगर आपको कोई पूछता है कि भाई सती प्रथा वाज अ बैड प्रैक्टिस, तो वन वर्ड में उसको बोलेंगे मैल प्रैक्टिस. मैल प्रैक्टिस है ना. मैलिशियस प्रोग्राम्स, मेलाइस, ये सब बैड वर्ड्स हैं. अगर आप इनके डिक्शनरी में मीनिंग चेक करेंगे तो मैल वाले मोस्टली बुरे ही आएंगे. मेलेवलेंस, मेलाइस, है ना ये सब. तो बताओ लास्ट क्वेश्चन ये था कि डाउनलोड एन अटैचमेंट टू रिडीम $5,000. ये ऐसा अगर कोई स्पैम आता है आपकी ईमेल में तो ये कौन सा वाला वायरस है. ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस में से कम 3 क्वेश्चन तो टाइप्स ऑफ वायरस पे ही है. ऑब्वियसली आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और इसमें से 2 चीजों और ध्यान रखना, डिक्रिप्शन की और बैकडोर. बस इससे आपके आंसर्स निकल जाएंगे. चेक करते हैं, हमारे पास पैसेज का टाइम मिल चुका है. एंड इफ यू ऑलरेडी गॉन थ्रू द पेपर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, पेपर और आंसर की दोनों का PDF डालूंगा मैं, ठीक है. तो आप मुझे देख के बताना कि आपको कैसा सही लग रहा है. देखो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताओ, इन्होंने पूरा जो लिखा है, मालवेयर रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर डिजाइन टू वर्क अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ यूजर कंप्यूटर. क्या इसमें वो 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि टाइप्स में तो 3 आंसर्स छुपे हुए हैं. 2 वर्ड्स थे वो डिक्रिप्शन की और एक और था हमारा बैकडोर. वो इसमें मिल रहा है क्या कहीं पे. कॉजिंग हार्म, दोज हु स्प्रेड मालवेयर आर कॉल्ड हैकर्स. ठीक है, ये बात तो हमको पता है, लेकिन ये आंसर नहीं है. देयर आर सेवरल डिफरेंट क्लासेस ऑफ मालवेयर. मालवेयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम. अब क्लासेस ऑफ मालवेयर तो ये बता ही रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ मालवेयर, तो सब कुछ नीचे मिलेगा. रिजल्टिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड डैमेजेस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एवरी ईयर. बिलो इज अ समरी ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ मालवेयर. मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ मालवेयर हैं. अगर क्वेश्चन पूछता ना हैकर कौन होता है, तो यहां से निकल सकता था. तो ऐसी चीजें बना के रखना, इसको कहते हैं ईगल साइज. आपकी ईगल साइज होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे, तो वहां से आंसर पर डायरेक्टली निकलते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वायरसेस. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मालवेयर इज वायरसेस.
क्या कह रहा है वायरसेस, देयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई अदर प्रोग्राम्स बाय इंसर्टिंग कोड, वायरसेस टिपिकली टारगेट इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, द टारगेट इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, पर हमारे किसी काम के नहीं है, राइट। और क्योंकि हमारे काम के अगर होते हैं तो हमको डायरेक्टली पता लग जाता है कि वो आंसर कहाँ से निकल रहा है। फाइन, आगे देखो। worm, a worm is a malicious program that replicates itself in order to spread to other computers, often in a single network, एक ही सिंगल नेटवर्क में अदर कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। worms target groups of connected computers, कुछ याद आया क्या, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जंप करने वाले को क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था, बैठ तो रहा है। सिंगल नेटवर्क में अगर अलग अलग कंप्यूटर्स तक वो फैल रहा है, दैट इज कनेक्टेड कंप्यूटर्स तक फैल रहा है एक ही नेटवर्क में, तो ऑब्वियसली उसका नाम क्या है, worm। तो आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर, worm इज द राइट आंसर फॉर अस, राइट। ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 और 2, आई थिंक 2 क्वेश्चन था, व्हाटएवर। Trojan horse is a malicious program designed to trick a user about its true intent. Trojan horses typically show up in an email, attachments or drive-by downloads. They often create backdoors. कुछ याद आया, backdoors का क्वेश्चन था, है ना। backdoors का क्वेश्चन था कि allows the creator to unauthorized access to users computer, एक unauthorized access मिल जाता है उसको, जिससे वो यूजर्स के कंप्यूटर में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है हैकर, और उस मीडियम का नाम है बैकडोर, जो उसको पीछे से एक्सेस मिल जाता है। ये बैकडोर मिलता कैसे कंप्यूटर में, एक मलिशियस प्रोग्राम को ट्रिक किया जाता है, एक मलिशियस प्रोग्राम डाउनलोड करवा दिया जाता है कंप्यूटर में, और उसी मलिशियस प्रोग्राम को अपन बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो आई थिंक एक और क्वेश्चन था ना कि वो गलत प्रोग्राम जो डाउनलोड हो गया है उसको यूज कर लो, तो वो ईमेल अटैचमेंट से आता है, ईमेल नाम का शब्द आया था कहीं ना कहीं, मुझे क्वेश्चंस में याद आ रहा है, अभी हम ढंग से देख लेंगे। अब देखो रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसम के नाम से समझ में आ रहा होगा। Ransom is a malicious program that encrypts the file on a user's computer so they are unreachable. Remember, encrypt का मतलब होता है किसी को कोडिफाई करना, किसी में कोड भर देना, कुछ कोड लगा देते हैं उस पे। तो अगर ये कंप्यूटर में चला गया तो malicious प्रोग्राम है जो फाइल्स पे कोड लगा देता है, पासवर्ड लगा देता है। These files can only be retrieved if the user agrees to pay a ransom. Ransom का बेसिक मतलब कुछ फिरौती, कुछ रकम, कोई रकम देनी पड़ेगी आपको, तब जाकर वो फाइल्स डीक्रिप्ट होगी, ठीक है। रैंसम देना पड़ता है एज अ डिक्रिप्शन की, और डिक्रिप्शन विदाउट द की इज इम्पॉसिबल, उस की के बिना डिक्रिप्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। डिक्रिप्शन याद आया, एक क्वेश्चन था, उसका आंसर यहां से मिलेगा, ठीक है। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मलिशियस प्रोग्राम कोवर्टली इंस्टॉल्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स और पासवर्ड्स। तो स्पाईवेयर स्पाई करने के लिए जाना जाता है, एज सिंपल एज दैट, पर अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि क्रेडिट नंबर्स और पासवर्ड्स निकाल लेता है फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर, और कुछ नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्केयरवेयर। स्केयरवेयर नाम से समझ में आ रहा होगा, डरा देता है। इट्स अ टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम डिजाइन्ड टू स्केयर पीपल इनटू बाइंग अनवांटेड सॉफ्टवेयर। स्केयर करता है, लोगों को डराता है कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर खरीदो। तो याद होगा आपको एक क्वेश्चन आया था कि योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो वाला शायद स्केयरवेयर पॉसिबल है। पूरा और पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए वो आपको प्रॉम्प्ट करे कि प्लीज इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर सो दैट योर कंप्यूटर इज एट रिस्क, वो सही हो सके, तो डरा देता है लोगों को। और ये सब पढ़ने के बाद यू कैन easily read the last line, users computer is infected with a virus, the purchase of the software is the only way to save the computer। ये परचेस ऑफ द सॉफ्टवेयर करोगे तो ही कंप्यूटर सेव होगा, वरना सेव नहीं होगा। ये डराने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जबरदस्ती डाउनलोड करवा देते हैं गलत प्रोग्राम्स। अब बात कर सकते हो आप क्वेश्चंस की, तो बोलो क्वेश्चंस में अगर हम जाएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर प्रोग्राम्स इज डिजाइन्ड टू स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ये तो आंसर बहुत इजीली मिल गया। हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड नंबर पे एक वॉर्म नाम का देखा था, वायरस के बाद। वॉर्म में क्या था, सेम नेटवर्क पर वो फैल जाता है, इसलिए नाम भी उसका वॉर्म रखा हुआ है। वॉर्म मतलब कीड़ा। और कीड़े के अलावा देखो, ध्यान रखना है, स्पाईवेयर तो जासूसी करता है, वायरस कोड डालकर एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को टारगेट करता है, और ट्रोजन उसमें शायद क्या था, ट्रोजन क्या था, जो कि हमारे काम का तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ट्रोजन की डेफिनेशन में क्या था, याद करो, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू आता है और बैकडोर्स बना देता है ताकि दूसरा प्रोग्राम देख सके कोई भी यूजर। तो आई थिंक आंसर देने के लिए आप सबके पास जो आंसर डायरेक्टली मिल रहा है वो कौन सा है, कम ऑन एवरीवन। The answer that we have is computer to computer the same network, worm, no issues। What is a backdoor? Backdoor पूछा है तो I think a program that shows the user false alerts या program that demands payment, a method for a hacker to retain access। retain access मतलब to gain access, वहाँ पर access बने रहने के लिए काम आता है। और that replicates itself, बिल्कुल नहीं, replicates itself तो worm होता है। तो I think payment वाला तो ransomware था, shows the users false alerts वाला कोई और था ना, फॉल्स अलर्ट्स वाला स्केयरवेयर था शायद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड का आंसर सी ऑप्शन। व्हाट डज अ डिक्रिप्शन की डू? डिक्रिप्शन की क्या करती है, चेक करो जरा।
डिक्रिप्शन की में अलाउज अ यूजर टू रीड हिज और हर फाइल्स अगेन। डिक्रिप्शन की वही थी ना जो कोड को हटाने के लिए रैंसम मांगते हैं, तो एनक्रिप्शन से तो कोड लगता है और डिक्रिप्शन से वो पासवर्ड हटता है। तो बताओ आंसर क्या हो सकता है इस चीज के हिसाब से? अलाउज अ यूजर टू रीड हिज और हर फाइल्स वंस अगेन। हाँ बात तो सही है। मेक्स फाइल्स अनरीडेबल या रीडेबल? रीडेबल। डिक्रिप्शन मतलब कोड हटाना, पासवर्ड हटाना। अलाउज अ यूजर टू फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ अ हैकर, नहीं, हैकर की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए नहीं होती। और कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स दैट कैन बी सीन ना। ए मिल गया ना, ए बेस्ट आंसर है। याद रखना पूरा इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत बार आंसर्स है ना फर्स्ट वाले में इजी दिया हुआ होता है पर वो सेकंड चॉइस होता है, उससे भी बढ़िया आंसर नीचे दे रखा होता है, तो इसलिए पूरा देख लिया करो एक बार। आरसीज में ये होता है। तो पूरा आरसी पढ़ने के बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सीधे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना ध्यान से। आई गॉट अ मैसेज ऑन माय कंप्यूटर दैट रीड्स योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, परचेज टॉम्स एंटीवायरस। कुछ याद आया? एंटीवायरस परचेज करने के लिए बोला था कि ये डराने वाला है, कि डरा रहा है कंप्यूटर में कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्टेड है, प्लीज ये एंटीवायरस खरीद लो ताकि आपका कंप्यूटर सेफ हो जाए। व्हाट इज द राइट आंसर? स्केयरवेयर। ठीक है। एंड नेक्स्ट टेल मी, आई गॉट एन ईमेल विद एन मैसेज। ये ईमेल वाला हम लोगों ने कहीं पढ़ा था, ट्रोजन हॉर्स ही था शायद, है ना? डाउनलोड अटैचमेंट टू रिडीम 5000। हाँ वो अटैचमेंट के अंदर आता है और आपको एक खलासे के हिसाब से आपको बैकडोर बनवा देता है कंप्यूटर में, रिमेंबर? तो स्पाईवेयर तो जासूसी करेगा, स्केयरवेयर डराएगा, पर ये तो ऑफर देकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो फंसाने वाला है ट्रोजन हॉर्स। वॉर्म तो रेप्लिकेट करता है। दैट्स हाउ वी कैन गेट द राइट आंसर एंड आई होप दिस इज हाउ यू सॉल्व द पेपर, राइट? तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। क्या है थर्ड वन? विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज डू द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि आपको ऑयल इंडस्ट्री वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स के अराउंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना था, नोट्स बनाने थे इसके, राइट? अगर नोट्स बनाने हैं तो इसके लिए चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आएगा, और फिर उसका एक प्रेसी राइटिंग करना है नीचे वाले का, वो बाद में कर लेंगे, पहले इसके नोट्स बनाते हैं। टेल मी, the oil industry was born in the United States around the time of Civil War as the world's largest oil producer and exporter. The US supplied the oil on which the Allied forces floated to victory in the World War One. तो पूरा मैं पढ़ूंगा, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स की तरह पढ़ रहा हूँ। जिस स्टूडेंट ने इस पेपर को पहली बार पढ़ा था, एग्जैक्टली आपको उस समय क्या क्या चीजें देखने का जरूरी था वो बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सिर्फ नोट्स के लिए आंसर की खोली है तो आई एम सॉरी, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली ये आंसर नहीं बन सकते। जब तक नोट्स ऑप्टिमम बनाने हैं तो रीडिंग भी ऑप्टिमम करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ढंग से समझा रहा हूँ कैसे रीडिंग करनी है। इसमें ध्यान सुनो कि ऑयल इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स में टाइम ऑफ सिविल वॉर के अंदर आई थी। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर था यूएस, सप्लाइड द ऑयल टू विच द अलाइड फोर्सेस फ्लोटेड टू विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में तो ऑयल इंडस्ट्री का आई थिंक सबसे बड़ा किंग था कौन? यूनाइटेड स्टेट्स। प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कौन सा? वर्ल्ड लार्जेस्ट। ये समझ में आया क्या? और इसी पर अलाइड फोर्सेस को विक्ट्री मिली, विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर वन इसीलिए मिली क्योंकि यूएस का सपोर्ट था उन सब। इन 1920 64% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल वाज रिड्यूस्ड इन द यूएस, है ना? प्रोड्यूस्ड इन द यूएस होगा, सॉरी, ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रोड्यूस इन द यूएस 64% 1920 में प्रोड्यूस होता था। क्या ये फैक्ट हो गया? ये नोट्स में एक फैक्ट बन सकता है, राइट? द ग्रोइंग यूजेस ऑफ पेट्रोलियम इन मॉडर्न अमेरिकन इंडस्ट्रियल सोसाइटी लेड सेवरल डोमेस्टिक कंपनीज टू एंश्योर to secure oil concessions in Mexico, but foreign production was not actively sought after the First World War. Tell me, industrial society का growing process of petroleum in modern American, ठीक है, तो इतने सारी कंपनीज को उन लोगों ने संभाल रखा था। led several domestic companies to secure oil possessions in Mexico. कुछ मैक्सिको में भी इन्होंने ऑयल पोजेशंस ले लिए थे, बट फॉरेन प्रोडक्शन वाज नॉट एक्टिवली सॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन फॉरेन प्रोडक्शन बाहर नहीं देखा गया था, मोस्टली वो अमेरिका में ही हो रहा था फॉरेन प्रोडक्शन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अर्ली 1920s में हाउएवर टू फियर्स सीज्ड अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री। अब यहां से पैसेज यू टर्न लेता है और हो सकता है ये हमारे नोट का मेजर पॉइंट नंबर 2 बन जाए, ठीक है? नोट का मेजर पॉइंट नंबर 2 बन सकता है ये। वेट 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 वेट, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमारे ये नोट का मेजर पॉइंट नंबर 2 बन सकता है कि यहां से अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री सीज हो गई, मतलब वो बंद हो गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके 2 रीजन बता रहे हैं ये लोग।
तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाला रीजन और ये जो सेकंड वाला रीजन है ये हमारे मेजर पॉइंट नंबर 2 कि अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री बंद कैसे हुई या फिर उसका डिक्लाइन कैसे आया, उसके 2 पॉइंट्स बन सकते हैं। और उससे पहले कि अमेरिकन इंडस्ट्री का वर्ल्ड में क्या किंग साइज एक्सपांशन था फॉर ऑयल इंडस्ट्री, ये फर्स्ट पॉइंट मेजर पॉइंट में बन सकता है। तो ऑब्वियसली मेरे पास नोट्स अगर बनाने हैं तो ये 2 चीजें मेरे पास कलेक्ट हो गई है कि फर्स्ट अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा जिसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉइंट्स बन जाएंगे, और एक बन जाएगा सेकंड कि हाउ इट सीज्ड, जिसमें फर्स्ट वाले को अगर हम ढंग से पढ़ें, इट वाज फियर्ड दैट इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर पोजीशंस ऑफ द यूएस रिगार्डिंग ऑयल, द डायरेक्टर ऑफ, इट वाज फियर्ड नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, ज्यादा बड़ा फ्यूचर नहीं है हमारा क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, कैन बी द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज प्रिकैरियस, बहुत दूर नहीं है वो फ्यूचर जब हमारी ऑयल इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, प्रिकैरियस, मतलब टेरिबल कंडीशन में हो जाएगी, हमारी ऑयल इंडस्ट्री का पेट्रोल ऑयल डीजल सब कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर कह रहे हैं, इसका मतलब समझे कि बहुत जल्दी ऑयल खत्म हो जाएगा अगर इस लेवल पे हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया तो। ठीक है, तो प्रिकैरियस कैरेक्टराइज किसको किया जा रहा है, नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर में प्रिकैरियस कंडीशन हो जाएगी किसकी, हमारी अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री की। ये तो पहली चीज रिगार्डिंग द ऑयल इंडस्ट्री है ना। लेकिन दूसरी चीज क्या है, व्हाइल अ डोमेस्टिक ऑयल शॉर्टेज सीम्ड इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है कमिंग सून, आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, कि डोमेस्टिक ऑयल शॉर्टेज, ये तो फर्स्ट वाला था, कम ऑन, डोमेस्टिक ऑयल शॉर्टेज क्या था, फर्स्ट वाला, लेकिन सेकंड वाला कह रहा है वाइल फर्स्ट वाला तो है ही है, सेकंड वाला कह रहा है सो डिड द पॉसिबिलिटी दैट द मेजर सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम आउटसाइड द नॉर्थ अमेरिका वुड सून बी लॉक्ड अप बाय फॉरेन इंटरेस्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फॉरेन इंटरेस्ट से जो नॉर्थ अमेरिका के बाहर वाले सोर्सेज थे, जैसे मैक्सिको में इन्होंने ऑक्यूपाई किया था, ये लॉक्ड अप हो जाएंगे, है ना। ये है रीजन नंबर 2, लॉक्ड अप बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो भी कौन, मेजर सोर्स ऑफ पेट्रोलियम आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका, आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका बहुत सारे सोर्सेस क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में आता है यूएस, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो यूएस से का कब्जा है ही है, पर उसके अलावा जहां पे भी हो रहा है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको सीज कर देंगे। वेट, अगर यहां तक समझ में आया हो तो कैन वी प्रोसीड नाउ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये 2 नोट्स हमारे बहुत प्रॉपरली बन रहे हैं, एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का लॉकअप हो जाएगा आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका, और एक उन्हीं का खुद का ऑयल खत्म हो जाएगा। फाइन, दिस फियर वाज मिक्स्ड विद इंडिग्नेशन ओवर द फैक्ट दैट ब्रिटिश अपीयर्ड टू बी अनग्रेटफुल फॉर अमेरिका। इससे पहले कुछ लिखा हुआ है, प्राइमरीली बाय ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड रॉयल डच शेल। तो ये प्राइमरीली जो उनके बाहर के सोर्सेज को अक्वायर कर लेंगे वो कौन कौन है, एक तो ब्रिटिश पेट्रोलियम और एक है रॉयल डच शेल। स्पेशली अगर आप लास्ट वाला पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि ब्रिटिश अपीयर टू बी अनग्रेटफुल फॉर अमेरिकाज वॉर टाइम। तो ब्रिटिश ने ज्यादा प्रॉब्लम कर दी है क्योंकि वो अमेरिका के उस कंट्रीब्यूशन को भूल गया जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसने किया था, वो बस उसकी प्रॉपर्टीज को अक्वायर करने में लगा हुआ है। तो डच का वापस नामो निशान नहीं है, तो हम डच को अवॉइड कर सकते हैं और ब्रिटिश को यूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, उसके आगे देखो। ओके, एवरीथिंग इन देयर पावर टू कंसोलिडेट देयर फॉरेन पेट्रोलियम सप्लाई पोजीशंस एट द एक्सपेंस ऑफ यूएस नेशनल्स। यूएस नेशनल्स को हटाकर अगर वो अपने सारे ऑयल पोजीशंस खुद के टारगेट पे लेना चाह रहे हैं तो ब्रिटिश वाले बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, डूइंग एवरीथिंग इन देयर पावर टू कंसोलिडेट, सब कुछ करना चाह रहे हैं जिससे वो अमेरिका की पेट्रोल फील्ड्स को ले सकें। द लास्ट वन इज ओके ओके ओके, द ब्रिटिश पोजीशन इज इम्प्रेग्नेबल। ब्रिटिश की पोजीशन यहां पर हिलाने लायक नहीं है, इंडिस्पेंसेबल पोजीशन है। उसको कोई प्रेग्नेबल मतलब उसको कोई इम्प्रेग्नेबल है, उसको कोई प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, मतलब समझो उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई खराब नहीं कर सकता। रोट सर एडवर्ड मैके एडगर, ओके ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ब्रिटिश ऑयल मैन, ब्रिटिश ऑयल मैन है तो इतना बड़ा जरूरी नहीं है। ऑल द नोन ऑयल फील्ड्स, ऑल द लाइकली ऑफ प्रोबेबल फील्ड्स आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ आर इन ब्रिटिश हैंड्स। सारी की सारी ऑयल फील्ड्स ब्रिटिश हैंड्स में आ चुकी है और अंडर ब्रिटिश मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ फाइनेंस बाय ब्रिटिश कैपिटल, सब ब्रिटिश लोग ही सप्लाई कर रहे हैं। इसके नीचे था, ये था ही नहीं, शायद खत्म हो गया। तो आपको बनाने तो थे इस पे नोट्स, ठीक है। तो नोट्स बनाने का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। एक चीज तुमने नोटिस करी, हर पैसेज की है ना एक स्टोरी होती है, एक फीलिंग होती है, एक सिमेट्री है, एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए। हमारे पास 3 पैराग्राफ थे, उन तीनों पैराग्राफ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 मेजर पॉइंट्स। कैसे? एक तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि नोट्स बनाने के लिए एक टाइटल देना बहुत जरूरी है। तो मैं टाइटल यहाँ पे दूंगा और वो टाइटल कुछ ऐसा होगा जैसे
ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है। और उसमें भी यूएस ऑयल इंडस्ट्री अब ब्रिटिश के हैंड्स में जा रही है, पर जा तो यूएस वाली रही है। सेकंड पैराग्राफ में भी यूएस इंडस्ट्री पे फोकस ज्यादा था, वरना हम बोलते हैं यूएस ब्रिटिश ऑयल इंडस्ट्री, पर नहीं। सेकंड पैराग्राफ में भी रीजन हमने बताया था कि यूएस वाली क्यों सीज हुई। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बताया कि यूएस का कितना बोलबाला था, और थर्ड पैराग्राफ में बताया कि ब्रिटिश का बोलबाला आ गया इन द प्लेस ऑफ यूएस। तो तीनों पैराग्राफ में यूएस पे फोकस थोड़ा ज्यादा है, तो हमने लिख दिया यूएस ऑयल इंडस्ट्री। ये हमारा टाइटल हो गया। नोट्स की बात करें, है ना, और नोट्स की बात करें तो मार्जिन ये वाली है आपके पेपर में, नोट्स हम यहाँ बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली तुम क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखोगे कि ये क्वेश्चन नंबर जिसका भी है क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर दे रहे हैं हम लोग। नोट्स बनाकर नीचे लिख देना, टाइटल के नीचे नोट्स, और यहाँ से मेजर पॉइंट शुरू कर दो ताकि मेजर लाइन को क्रॉस ना करें। हमारी खुद का एक सीक्वेंस बना लेंगे, इमेजिनरी लाइन मान लो कि यहाँ पर मेजर पॉइंट्स, यहाँ पे उनके सब पॉइंट्स, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो लिखा हमने सबसे पहले कि फर्स्ट वाला पॉइंट है अमेरिकन ऑयल सुपरविजन, या ऑयल इंडस्ट्री, क्योंकि बार बार काम आ रहा है तो अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लिख दिया, है ना। और उसका प्रभुत्व था, बेसिकली उसका एक ऑरा था, एक एथोस था। अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री क्या कह सकते हैं, सुपरविजन। सुपरविजन से तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सर्वेलेंस होगा। कोई हैवी वर्ड बताओ जो अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री के बोलबाले के लिए यूज किया जाए, कि जो वहां पर फैला हुआ था। ऑयल इंडस्ट्री प्रिवेलेंस, हाँ हाँ, अथॉरिटी या राज, द रूल ऑफ अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री, ये होना चाहिए। प्रॉपर लिखते हैं इसको, प्रॉपर लिखते हैं, कम ऑन, प्रॉपर लिखते हैं इसको, प्रॉपर इजी लगाएंगे। हाँ, द रेन ऑफ, रेन वर्ड सुना है आप सबने। मैं एक्चुअली प्रॉपर वर्ड्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूं ताकि आप सही तरीके से उसको पोर्ट्रे कर सके। द रेन ऑफ अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री, अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय तो अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका से ही बहुत सारे लोग पेट्रोल निकाल लिया करते थे। तो अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, रूल। ये इंडस्ट्री को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज किया, है ना। शॉर्ट फॉर्म नोट्स में यूज करते हैं अपन, तो की टू एब्रिविएशन में चले जाएंगे। रूल ऑफ अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री की बात बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है, इसका सब पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ अगर आपको याद हो, बार बार आपको पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी तो देख लेना, बाकी मुझे जो जो याद आ रहा है मोटे मोटे तौर पे मैं वो लिख रहा हूँ। कि एक तो उसके अंदर वो लोग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थे, है ना, वो लोग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थे ऑयल इंडस्ट्री में, ये बात सही है। अच्छा, एक चीज और कि उन्होंने यूएस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, बिग कंट्रीब्यूशन इन, बिग कंट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसको हम छोटा कर देते हैं, बिग कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 विक्ट्री। क्या इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 1 को WW1 ही लिखा था, तब तो हम लोगों को उसको शॉर्ट फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को फुल फॉर्म में लिखा था, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते वक्त क्या करेंगे, इसको एक और की टू एब्रिविएशन का एलिमेंट बना देंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 विक्ट्री, बिग कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 विक्ट्री, ओके। ये 2 पॉइंट्स हो गए द रेन ऑफ अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री के। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं, लेट्स सी। आई थिंक हम लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट्स यूज कर लिए इसके, राइट। हम क्या कुछ मिस कर रहे हैं इसमें चेक करो। मैक्सिमम हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 और बिगेस्ट ऑयल इंडस्ट्री, 64% ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स हमारे पास ही था, 64%। तो 64% को भी हम ले सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट इट। 64% वाला पॉइंट ले सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको की भी कुछ उन्होंने ले ली थी, डोमेस्टिक कंपनीज टू सिक्योर ऑयल कंसेशन इन मैक्सिको, ये भी हमने ले लिया था। तो बताओ मुझे, मैक्सिको वाला पॉइंट अगर मैं अवॉइड करूं, इतना जरूरी नहीं था। हम्म, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, चलो मेजरली हमारे पास एक पॉइंट और बन सकता है, बिग कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वॉर 1, दैट्स ओके। पर 1920 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहे थे 1914 से 1919 के बीच, तो इसमें पॉइंट नंबर 2 के बाद 3 पॉइंट इसी में पॉइंट में जाएगा, ए पॉइंट लगा सकते हैं इसका। क्या कि 64%, है ना, वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट्स, वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, फ्रॉम यूएस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम यूएस।
आई थिंक इसके बाद आप लोग सीधा मेजर पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए, और मेजर पॉइंट नंबर 2 पर, सॉरी, मेजर पॉइंट नंबर 2 पर क्या लिख सकते हैं, चलो बताओ। मेजर पॉइंट नंबर 2 में अब हम लोग यूएस इंडस्ट्री तो खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग सीधा आ सकते हैं कि रीजंस, ठीक है। वो दो रीजंस थे, रीजंस ऑफ सीजर। अब सीजर मतलब वो सीज जो हुई थी उसका नाम, नाउन फॉर्म ले रहा हूं, ऑफ सीजर ऑफ यूएस ऑयल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं, यूज करने के लिए बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है, फाइन। इसके बाद बताओ क्या लिखोगे आप। वो रीजंस थे पॉइंट नंबर 1 कि एक तो उनका ऑयल शॉर्टेज होने वाला था, जैसा कि उस अमेरिकन ने बताया था। तो एक तो डोमेस्टिक ऑयल शॉर्टेज, डोमेस्टिक ऑयल शॉर्टेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लिया मैंने, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है, जो डोमेस्टिक ऑयल शॉर्टेज के अलावा था, कि फॉरेन वाले एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, यही था ना, जितना मुझे याद आ रहा है। आई थिंक ब्रिटिश वालों से डच वाले भी कंपेयर करने वाले थे। तो एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स का क्या हम सब सब पॉइंट नहीं बना सकते कि दो जनों की एंट्री होने वाली थी, कमॉन, कौन कौन से थे वो दो जने, एक तो ब्रिटिश, ठीक है, और दूसरे कौन थे जल्दी से बताओ। ब्रिटिश के अलावा एक डच, डच रॉयल सोसाइटी भी एंटर करने वाली थी, आई गेस वी आर राइट। तो डच रॉयल सोसाइटी सेकंड वाली में, रॉयल डच शेल, रॉयल डच मतलब डच ही हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में हम लोग सीधे ब्रिटिश के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कितनी सारी चीजों को, हाँ, जो अंडरलाइन किया था उन सबको यूज करो, जो अंडरलाइन किया था उन सबको यूज करो आप, ठीक है। तो डूइंग एवरीथिंग इन देयर पावर टू कंसोलिडेट, ब्रिटिश हर चीज कर रहे थे। और ऑल द नॉन ऑयल फील्ड्स, यहाँ का एक ऑयल वर्कर भी कह रहा है कि सारी फील्ड्स या तो ब्रिटिश से मैनेजमेंट से कंट्रोल में है। क्या हम इसके सब पॉइंट बना सकते हैं कि सारी नॉन ऑयल फील्ड्स पूरे वर्ल्ड में जितनी भी है, राइट, वो सारी ब्रिटिश ऑयलमैन बता रहा है कि या तो ब्रिटिश मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, ये देखो, ब्रिटिश मैनेजमेंट के ऑयल के कंट्रोल में, ए पॉइंट बन जाएगा, फिनेंस होती है, बी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ओके। ब्रिटिश एंड, सॉरी, ए पॉइंट यहां बनेगा, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट बन जाएगा एंडिंग वाले के लिए, कि कितना कंट्रोल में ब्रिटिश के। तो चलो चेक करते हैं। अब हम लोग ऑब्वियसली पॉइंट नंबर, मेजर नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो मेजर पॉइंट नंबर 3 हमारा बनेगा, जो कि अमेरिकन का बना था बिल्कुल वैसा। क्या बना था अमेरिकन का, चेक करो, हाँ, ठीक, अमेरिकन का क्या बना था, वैसा का वैसा ही बनेगा। रेन ऑफ, रेन ऑफ, पहले अमेरिका का चलता था रूल, अब रेन किसका चल रहा है, कमॉन, ब्रिटिश का। तो रेन ऑफ ब्रिटिश ऑयल इंडस्ट्री, ये ब्रिटिश ऑयल इंडस्ट्री पे रेन चला रहे हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश ऑयल इंडस्ट्री का रेन चलने वाला है। तो ऑब्वियसली इसके लिए मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 क्या बनेगा, कमॉन, पॉइंट नंबर 1 क्या बनेगा, रेन ऑफ ब्रिटिश ऑयल इंडस्ट्री के लिए, कि ब्रिटिश डिड ऑल इन इट्स, ब्रिटिश मेड ऑल एफर्ट्स, ठीक है, ऑल एफर्ट्स इन इट्स हैंड्स, उसने हर एफर्ट डाला, ऑल एफर्ट्स टू टू कंसोलिडेट, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, टू कंसोलिडेट यूएस फील्ड्स, यूएस ऑयल फील्ड्स, यूएस ऑयल फील्ड्स को उसने हर जगह से हथियाने की पूरी कोशिश करी। टू कंसोलिडेट एट एक्सपेंस ऑफ यूएस ऑयल फील्ड्स, है ना, कंसोलिडेट ऑल यूएस ऑयल फील्ड्स, ठीक है। और उसने फाइनली सक्सेस उसको कहाँ मिली, जब वो पॉइंट नंबर 2 आता है, नियरली ऑल ऑयल फील्ड्स, ठीक है, किसके कब्जे में आ गई थी, ब्रिटिश के कब्जे में आ गई थी, नियरली ऑल ऑयल फील्ड्स में। पॉइंट नंबर 1 क्या हो सकता है, पॉइंट नंबर 1 या तो हैंडेड टू ब्रिटिश हो गई थी, हैंडेड टू ब्रिटिश मतलब हैंडेड टू ब्रिटिश, या ब्रिटिश के हैंड्स में आ गई थी, ठीक है। हैंडेड टू ब्रिटिश के अलावा आप लोग चाहें तो एक शॉर्ट फॉर्म्स और यूज कर सकते हो उसमें, जो मैंने नहीं किया, ब्रिटिश को BR लिखकर भी बार बार आप यूज कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा शॉर्ट पॉइंट बन जाएगा इस पैसेज के लिए,
तो ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एक और आंसर की बन सकती है हमारी, दैट इज हैंडेड टू ब्रिटिश या फिर मैनेज्ड बाय ब्रिटिश। मैनेज्ड का शॉर्ट फॉर्म ले लिया मैंने, मैनेज्ड बाय ब्रिटिश, ठीक है। और एक और था, बताओ एक और क्या था, लिखा हुआ था ना उसमें, मैंने अंडरलाइन भी किया था एबीसी में, फिनेंस्ड बाय ब्रिटिश। लास्ट पॉइंट क्या ले सकते हैं अपन, फिनेंस्ड बाय ब्रिटिश। इसमें भी तुम चाहो तो एक शॉर्ट फॉर्म ला सकते हो, पर वो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो रहने दो उसको। शॉर्ट फॉर्म्स एक्चुअली तुमको एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, भाई नोट्स में हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना भी जानते हैं, इसलिए दिखाना है आपको। फिनेंस्ड बाय ब्रिटिश उसके मार्क्स में मिलते हैं एक्चुअली, इसलिए ठीक है। अब की टू एब्रीविएशन बना लो, की टू एब्रीविएशन बना लो, है ना। और उसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3 जितने भी आपने यूज किए थे वो डाल दो, जो मैंने अंडरलाइन किए थे वो सब यूज कर सकते हो आप एज इट इज, उनके फुल फॉर्म्स डाल देना तो काम हो जाएगा आपका। फुल फॉर्म्स किस किस के डालने, चलो अगर ये भी बता दूं मैं आपको, इतना रेडीमेड काम करके दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार एक आइडियल एग्जाम्पल तो मिल जाए। तो एक तो इंडस्ट्री को हमने यूज किया था, एक वर्ल्ड वॉर 1 था, एक शॉर्टेज था, है ना। इंडस्ट्री, वर्ल्ड वॉर 1 और शॉर्टेज, यही थे ना, और मैनेज्ड। चलो, इंडस्ट्री, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, शॉर्टेज और एक मैनेज्ड, इन सब के फुल फॉर्म्स तुम निकाल के यहाँ पे लिख दो एंड योर टास्क इज डन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, राइट, दैट्स इट। तो आई थिंक इतना तुमको अगर समझ में आया हो तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेना, मैं तुमको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी अपन ने काफी डिटेल में। अच्छा, इसकी समरी कैसे लिखोगे, मैं ओरली समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसकी समरी में क्या आ सकता है, यू कैन इजीली टॉक अबाउट इट। 2 मार्क्स की समरी होती है, 3 मार्क्स का नोट्स होते हैं। तो नोट्स में याद रखना, आपको मार्किंग सिस्टम अगर समझाऊं मैं तो 1 मार्क का पूरा फॉर्मेट है, जिस मार्जिन में, इस टाइटल में, नोट्स में हम लोगों ने लिखने की प्रैक्टिस करी है, और 2 मार्क का कंटेंट था उसमें। तो 3 पॉइंट्स का कंटेंट को आप 2 मार्क्स दे सकते हो। अगर आपने 2 पॉइंट ही बनाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, उसमें कम से कम 3 पॉइंट बनेंगे आराम से। तो ये उसके मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। और अब समरी की बात हो रही है, समरी में आपको ये पूरे पॉइंट को ढंग से एक्सप्लेन करना है। तो मैं ओरली बता रहा हूँ, लिख लेना कि द पैसेज वाज एंटायरली अबाउट, ये नहीं लिखना है, ये तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। लिखना क्या है, चलो वो लिखो समरी में। द ऑयल इंडस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड was dominated by US और अमेरिकन colonialism और अमेरिकन इंडस्ट्री, ठीक है। ये तो फर्स्ट लाइन हो सकती है कि द ऑयल इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड वाज डोमिनेटेड बाय यूएस और अमेरिकन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट गॉट सीज्ड बिकॉज ऑफ 2 बिग रीजंस, है ना। 1, उसमें ONE सेम लाइन में लिखेंगे, 1 oil shortage in the distant future, the fear of oil shortage in distant future, and the 2 entry of foreign players like British and Royal Dutch shelves लिखा हुआ था। लास्ट लाइन आप ले सकते हो, the world was then dominated in the oil industry by Britishers, एनकम्पासिंग और इंक्लूडिंग, दोनों में से एक वर्ड यूज करो। जैसे इंक्लूडिंग नॉर्मल लोग यूज करते हैं, हम एनकम्पासिंग यूज करेंगे। सो देन द होल ऑयल इंडस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स, राइट, इंक्लूडिंग द मैनेजिंग ऑफ इट, financing of it, or even handing it over to the British empires. That's how you end your summary. Summary ऐसे खत्म कर सकते हो। उसके बाद बचा क्या, अब ध्यान से देखना, ये सिर्फ एक समरी बची है, समरी नहीं, प्रेसी राइटिंग है। और प्रेसी राइटिंग भी कितने मार्क्स की है स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स की है। अब ये 5 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग में आपको क्या कर रखा, एक बार आपने पढ़ा हो तो, इस प्रेसी राइटिंग में ओवरऑल क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं हम लोग। प्रेसी राइटिंग में ओवर क्या लिखा हुआ है आप पढ़ोगे। क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्शन में फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ना, PDF ढंग से साइज बढ़ा के पढ़ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। ये रीडिंग असाइनमेंट है कि यहाँ पर जब आप इसको शॉर्टन आउट करोगे तो इसमें मेन चीजें क्या क्या है, ध्यान से सुनना। इन्होंने मेन चीज जो ले रखी है उसको आपको समराइज करना है। तो स्टार्टिंग में सेंटेंस करेक्शन के बारे में बात हुई थी कि सेंटेंस करेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीमैट में, और उस सेंटेंस करेक्शन में अगर तुम जीमैट को सीरियसली लेते हो तो क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो वर्बल एबिलिटी के पार्ट्स हैं उसके लिए तुम टाइम
ढंग से बचा सकते हो। तो दिस होल पैसेज इज मोस्टली फोकसिंग ऑन सेंटेंस करेक्शन इन वर्बल एबिलिटी ऑफ जीमेट सेक्शन। इतना पढ़ने के बाद एक्चुअली एग्जाम्स में बैक ऑफ द माइंड ये सारी कैलकुलेशंस मिली सेकेंड्स में चलती है। तो आपको अभी मैं समझा रहा हूँ बोल के, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं। एग्जाम्स में ये काम बहुत जल्दी होगा, मिली सेकेंड्स में होगा, अगर आपको तरीका पता है तो। ये पूरा पढ़ा आपने, मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके समझ में आया, थोड़ा सा एनालाइज किया। सो सेंटेंस करेक्शन इन द वर्बल सेक्शन ऑफ जीमैट इज अ critical task to do, and the learning the do's and don'ts of this grammatical section and solving the exercises well can really help to save your time in the time consuming sections of critical reasoning and reading comprehension of the same verbal ability section. ये हो गया आपका वर्बल प्रेसी राइटिंग का फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, द बुक्स सजेस्टेड, मतलब उसको उसमें मर्ज कर लो। हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग पैराग्राफ का समरी मत बन। तो हम लोग फर्स्ट टू को मर्ज करेंगे और लास्ट टू को मर्ज करेंगे। तो फर्स्ट टू में क्या हो गया, द बुक सजेस्टेड कैन बी मैनहट्टन स्टैंडर्ड बुक दैट यू शुड एटलीस्ट गो फॉर 5 to 6 times. इट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक फॉर योर GMAT. And for exercise you can go for official guide of Manhattan, official guide of GMAT. ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म। सेकंड पैराग्राफ में लाइंस कॉपी कर लो, मैं बोल रहा हूँ जो। सेकंड पैराग्राफ में idioms, learning idioms can also help to get some extra marks in the exam. खत्म। थर्ड पैराग्राफ को वन लाइन में फिनिश किया। अब आप लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ और उसमें बोलो कि यस, whenever you are in doubt, don't obsess over only grammar rules, go towards the comprehensive logical answer of the question. And also one more warning, को one more word लिख सकते हो आप, moreover another point to keep in mind is let the answer not change the original meaning of the sentence. यही लिखा हुआ था उसने, जिसको मैंने किसी और शब्द में बता दिया, that the meaning of the original sentence should remain unchanged. या आप idioms के बाद वाली लाइन में डाल सकते हो। तो idioms के बाद 2-3 लाइन हो चुकी है सेकंड पैराग्राफ में। Learning idioms can also get you extra marks, right? The points to keep in mind is overall meaning should be the best criteria to judge, not obsess over the grammar rules. And point number 3, and the last warning that he should give is, when you are in doubt, let not the original meaning of the sentence change. Original sentence should not change. It is just the grammar rule needs to be accurate enough. And last line में ये लिख रहा है, by doing all this you can get a good handsome score in GMAT. ये लिखकर खत्म कर सकते हो। So this is all the analysis of CA Foundation test number 1. Remember my students, एक चीज हमेशा समझाता हूँ, इन राइटिंग सेक्शंस में जितना क्रिएटिविटी खुद का लगाओगे उतना बेस्ट है। टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपसे लिखवा नहीं सकते। तो हम आपको थॉट दे सकते हैं कि देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे पाथवे के हिसाब से चलोगे तो भी अच्छे मार्क्स आएंगे, हो सकता है आपका हमसे भी अच्छा हो। बस हम आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहे हैं, दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। तो सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हिमांशु परिहार साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।